हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंक साइकोलॉजिकली। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रे है कि आप सब बहुत अच्छे से रहें। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे दो बातें आपसे कहनी है। एक तो ये कि लास्ट लेक्चर में जब मेरी वीडियो चल रही थी तो एक बच्चे ने एक कमेंट कर दिया था जिसमें उसने कहा था कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि एक साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा कुछ उसने कहीं न्यूज़पेपर की कटिंग में पढ़ा था, उसने मुझे शेयर भी किया था और बताया था कि गवर्नमेंट कह रही है कि एक साल तक अब कोई भर्ती नहीं आएगी। तो इसलिए वो कह रहा था कि मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जहां आप ये सोच कर बैठे हैं कि एक साल तक भर्ती नहीं आएगी, इसको पॉजिटिव सोचिए कि आपको स्टडी करने का, तैयारी करने का सफिशिएंट समय मिला है और मैं आपके साथ हूं। आप जितनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं आप इस चैनल के थ्रू करेंगे, राइट? परेशान इसलिए मत होइए कि केवल टीचिंग की जॉब उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश पर ही तो नहीं निकलेगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो निकालेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से बहुत अच्छी है। केबीएस में जो पीआरटी की जॉब होती है सबसे अच्छी जॉब होती है। तो इसलिए आप अगर लक्ष्य केवीएस पीआरटी का रखेंगे तो मेरा अपना भरोसा है कि सुपर टेट जैसी एग्जाम चुटकियों में निकल जाएगी, राइट? मैं आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए तैयारी करवाता चल रहा हूं, तो इसलिए अपना लक्ष्य बड़ा रखिएगा, परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है? एक बात और मुझे कहनी है आपसे कि कुछ बच्चे बीच वीडियो में ये मुझे कहते हैं कि सर मेरी क्लास छूट गई है। तो मैं इस बात को लेकर भी आपको कई बार कह चुका हूं कि किसी बच्चे की अगर क्लास छूट जाती है तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं और वो भी परमानेंट पड़े हुए हैं। आप कभी भी फ्री समय निकालिए, 24 आवर में कभी भी आप समय तय करिए अपना, उस समय में जाकर टॉपिक को सिलेक्ट करिए या फिर एक एक करके सारी वीडियो देख लीजिए। मैंने सारी वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है आपके लिए, ठीक है? और सिर्फ आपको सफलता दिलाना मेरा एक लक्ष्य है, ठीक है? इस चैनल के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं मुझे करना है कि नहीं मैं कोई आपको गफलत में डालना चाहता हूं। मैं आपकी सबसे अच्छी तैयारी के साथ आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता हूं। केवल इस उद्देश्य के साथ मैंने सारे वीडियो आपके लिए ही बनाए हैं। आपको पता होगा कि मेरा अंतिम उद्देश्य अपना मूल्यांकन आपके रिजल्ट से करना होता है, ठीक है? जितने भी बच्चे मुझे जानते हैं उनको ये पता होगा कि मैं हार्ड वर्क में बिलीव करता हूं। तो इसलिए आप पॉजिटिव सोच रखिए और थैंक टू गॉड कि आपको एग्जाम की तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। आप देखते होंगे लॉकडाउन में, तो जितना मन लगाकर अभी आप सीख सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा सुनने में आता है कि जब गवर्नमेंट बहुत जल्दबाजी में भर्ती देती है तो आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलता है। तो इस बार ये चांस है आपके लिए कि आप ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे तैयारी करने का समय नहीं मिला। तो आप लगातार वीडियोस देखते रहिए। हम पहले कह चुके हैं कि वीडियोस अपलोड होने का टाइम दोपहर के बाद 2:30 बजे है। अगर नेटवर्क इश्यूज नहीं होते हैं तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि 2:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाए। अगर नहीं अपलोड होता है तो नेटवर्क की वजह से नहीं होता, मैं कोशिश करता हूं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको पहले दे दी जाए, राइट? और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। नेटवर्क इशू को थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस चीज पर भी जल्दी से जल्दी आपको प्रॉपर टाइम पर क्लास दे पाऊं, ठीक है? तो आज हम पढ़ते हैं आज का एक और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इस दावे के साथ। टॉपिक होगा आज का शिक्षण से ही रिलेटेड, जिसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे और इसके बाद सेकेंड पार्ट
कुछ समय बाद आपको मिलेगा। ठीक है, देखते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो टारगेट करेगा सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, केवीएस या फिर सीटेट, डीएसएसबी या फिर सुपर टेट हो या फिर बाकी अदर स्टेट की भी टेट्स एग्जाम होगी, तो उन सबको टारगेट करेगा, क्योंकि ये टीचिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर नाम सुना होगा शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल्स, राइट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में अगर कहा जाए कि बहुत छोटे छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे और तथ्यात्मक प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, तो आप सब तैयार होइए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है और बाद के सेशन के क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। और एक अच्छी बात कि एकदम आपको नया पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, शिक्षण प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ टीचिंग या फिर टीचिंग मॉडल्स क्या होता होगा? अगर आपसे एक शब्द की बात पूछी जाए, प्रतिमान हिंदी का शब्द है जिसको अंग्रेजी में मॉडल कहते हैं, इसका मतलब क्या होता होगा? यही से शुरू कर लो आप। मॉडल का मतलब होता है प्रतिमूर्ति या फिर ढांचा या फिर कार्बन कॉपी, स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ। मॉडल माने प्रतिरूप कहिए आप, सबसे अच्छा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, आपने इसका नाम सुना है। आज एक एक करके इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शिक्षण प्रतिमान एक पॉइंट से उठकर आगे बढ़ रहा है कि शिक्षण का उद्देश्य अधिगम स्तर को उन्नत करना है। अगर हम नॉर्मल बात करें, एक अनस्किल्ड टीचर जब क्लासरूम को पढ़ाता है, प्रॉपर उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाता है, तो टीचिंग पूरी तरीके से बेकार हो जाती है। लेकिन जब वही टीचर टीचिंग एड्स या फिर टीचिंग स्किल्स को गेन करके पढ़ाना शुरू करता है, तो उद्देश्य को पूरी तरीके से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यह पॉइंट क्लियर होगा आपका। शिक्षण का उद्देश्य अधिगम स्तर को उन्नत करना है। ठीक है, किसका उद्देश्य? शिक्षण का उद्देश्य किसको ऊंचा कर रहा है? ये अधिगम के स्तर को उन्नत माने उठाना। दूसरा पॉइंट देखिए, अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन। यहां दो चीजें चल रही हैं, एक तो अधिगम चल रहा है और एक शिक्षण चल रहा है। दोनों को समझिए। जो आपकी एग्जाम बुक्स हैं उनमें जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो क्लियर ना होने की वजह से आपके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आज दोनों को समझते हैं। एक तो शिक्षण की बात चल रही और एक अधिगम की। तो अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन, अब आपने अधिगम के सिद्धांत सुना होगा, थॉर्नडाइक का, पैवलोव का, स्किनर का, कोहलर का, बंडूरा का, किसी का भी। तो अधिगम सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की देन है। किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की देन। अगर पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो किसका नाम आएगा? थॉर्नडाइक का आएगा। किसका नाम आएगा? थॉर्नडाइक। आपने अक्सर इनका नाम सुना होगा, थॉर्नडाइक, राइट। मेरी बात सुन पाए आप? अगर पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो किसका नाम आएगा? थॉर्नडाइक का, व्यवहारवादी शिक्षा शास्त्री। तो अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन, अब चाहे वो व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात हो या फिर ज्ञानवादी सिद्धांतों की बात हो या फिर रचनावादी सिद्धांतों की बात हो, इन सब सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके विकास की देन है? शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की देन है। अगला पॉइंट देखते हैं, अधिगम सिद्धांत अब है क्या? सिद्धांत तो बहुत सारे बनाए गए अधिगम के लिए। अधिगम का मतलब सीखना। तो अधिगम सिद्धांत कक्षा शिक्षण की, अब जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं ये क्लासरूम टीचिंग की व्यवहारिक समस्याओं
के निदान खोजने में असफल हैं। आप देखते हो इतनी तैयारी के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी है। आप लोग जब कभी अधिगम के सिद्धांत पढ़ते होंगे तो आपको यह एहसास होता होगा कि पढ़ते तो हैं लेकिन इनका प्रयोग प्रॉपर नहीं होता। क्लासरूम में होता भी है तो हमें वास्तविक उद्देश्य नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये कक्षा शिक्षण की व्यवहारिक समस्याओं के निदान खोजने में असफल माने जाते हैं। कौन? अधिगम सिद्धांत, ना कि शिक्षण सिद्धांत। राइट? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं अगला पॉइंट। कक्षा शिक्षण की व्यवहारिक समस्याओं के निदान के लिए अधिगम के स्थान पर शिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। पहले लोग अधिगम के सिद्धांतों से ही काम चलाते थे, लेकिन अब किस पर बल दिया जा रहा है? अब शिक्षण पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान में अधिगम सिद्धांतों के स्थान पर शिक्षण सिद्धांतों के विकास पर मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों द्वारा अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए नए नए शिक्षण प्रतिमानों को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपका कि जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो कक्षा कक्ष में व्यवहारिक समस्याओं के निदान करने में असफल होते हैं। तो होता क्या है कि कक्षा शिक्षण की व्यवहारिक समस्याओं के निदान के लिए अधिगम के सिद्धांतों के स्थान पर शिक्षण के सिद्धांतों पर अधिक कार्य किया जा रहा है। यह 20वीं शताब्दी की देन है। ठीक है, तो अब है क्या कि शिक्षण सिद्धांतों के लिए मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए नए नए शिक्षण प्रतिमानों, आप देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रतिमान नहीं, शिक्षण के प्रतिमानों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां तक क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर बढ़ने से पहले एक बात और कहनी है कि बहुत सारे बच्चे बीच लेक्चर में ये प्रश्न करते हैं कि सर क्लास की टाइमिंग क्या है। तो आपको शायद अगर आप मुझसे जुड़े हुए होंगे तो आपको ये चीज पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाती है कि क्लास की टाइमिंग क्या है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो डिले होती है। डिले होने के कारण को भी या डिले होने के समय को भी मैं हर जगह सोशल मीडिया पर पब्लिश करता हूं, इंस्टा पर, फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर। अपने थिंक साइकोलॉजिकली फेसबुक पेज पर भी पोस्ट करता हूं कि क्या कंडीशन है क्लास की, क्यों डिले हो रहा है, ये सारी बातें। तो अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए, मिलती भी रहनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी बच्चे को भी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं इस मई के मंथ में भी मैं इतना पसीना सिर्फ आप सबके लिए बहा रहा हूं। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार एक इंजीनियर, अब शिक्षण प्रतिमान की बात चल रही है, राइट, जिस प्रकार एक इंजीनियर किसी भवन आदि को, भवन माने इमारत, अब किसकी बात चल रही? इंजीनियर की बात चल रही है। इंजीनियर किसी भवन आदि को एक योजना अनुरूप बनाता है, पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, देखिए बार बार बात आ रही है, शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग करता है। शायद क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट कि शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग करता है कौन? एक शिक्षक, राइट। अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। प्रतिमान अंग्रेजी के मॉडल शब्द, अंग्रेजी भाषा के मॉडल शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह मॉडल शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, मॉडलिंग, मॉडलिंग, मॉडलिंग का सिद्धांत भी है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा। तो यहां समझिए, प्रतिमान अंग्रेजी भाषा के मॉडल शब्द का हिंदी रूपांतर है जिसका आशय प्रतिमूर्ति, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका आशय प्रतिमूर्ति से लगाया जाता है। ठीक है, जैसा है वैसा प्रतिमूर्ति, ठीक है, डुप्लीकेट कह सकते हो आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।
शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। अब एक परिभाषा है शिक्षण प्रतिमान को लेकर, किसकी? शिक्षा शब्दकोश की, एजुकेशन एनसाइक्लोपीडिया की। क्या है देखते हैं। प्रतिमान एक वस्तु अथवा सिद्धांत अथवा विचार। अब तीन चीजें इसमें आ गई, देख लो आप। प्रतिमान क्या है? एक वस्तु भी हो सकती है, एक सिद्धांत अथवा कोई विचार भी हो सकता है जो आलेखीय, आलेखन समझते होंगे आप, अथवा त्रिविमितीय, थ्री डायमेंशनल, पैमाने पर प्रदर्शन है। अब थ्री डायमेंशनल का मतलब आपको जब कभी बात की जाएगी तो आप देखिए थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे बनता है। 3D पैटर्न आपने पढ़ा होगा, ये आपका 3D पढ़ा, 3D बना, थ्री डायमेंशनल पैटर्न होता है। ठीक है, तो प्रतिमान एक वस्तु अथवा सिद्धांत अथवा विचार का आलेखीय अथवा त्रिविमितीय पैमाने पर प्रदर्शन है। व्यक्ति प्रतिमान के अवलोकन से, अब होता क्या, प्रतिमान के अवलोकन से उसे यथार्थ रूप में कल्पना करने अथवा समझने योग्य हो जाता है। वेरी सिंपल समझाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि शहरों में बहुत सारे बिल्डर्स कोई नई कॉलोनी बनाने से पहले उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, जबकि वो धरातल पर नहीं होता है, उसका एक खाका तैयार करते हैं जिसके आधार पर उसे सेल करते हैं। एक एक कॉलोनी को, एक एक फ्लैट को बेचते हैं वो। अब वो फ्लैट वास्तविकता में कब बनेगा ये तय नहीं है, लेकिन लोगों को ये पता चल जाता है कि बनकर ये ऐसे तैयार हो जाएगा। तो उसका जो प्रतिरूप है, उसका जो मॉडल है, उसकी प्रतिमूर्ति है, उससे क्या होता है कि वास्तविकता का पता चल जाता है। तो यहां पर भी देखेंगे, व्यक्ति प्रतिमान के अवलोकन से, अवलोकन देखकर यथार्थ रूप में कल्पना करने और समझने योग्य हो जाता है। यह प्रतिमान का काम भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। यहां ज्यादातर मेरा मानना है कि प्रश्न निगेटिव पैटर्न पर बनेगा। शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं नहीं है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, पॉजिटिव समझेंगे, लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट को अपने मन में तैयार करके रखेंगे। तो पहला पॉइंट है, शिक्षण प्रतिमान शैक्षणिक व्यवस्था, किसकी? शैक्षणिक व्यवस्था अथवा प्रत्यक्ष शिक्षण के लिए एक योजना या प्रारूप है, प्लानिंग है ये। दूसरा पॉइंट है, शिक्षक एवं छात्रों के मध्य अंतःक्रिया निर्धारित करते हैं। कौन? शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक एवं छात्रों के मध्य अंतःक्रिया निर्धारित करते हैं कि किस टाइप की अंतःक्रिया होनी चाहिए एक क्लासरूम में। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। बड़ा आसान हो जाता है। आप कभी गए होंगे तो देखा होगा, एक ड्राइवर जब किसी नए शहर में जाता है तो उसके पास एक, कह सकते हो, मैप सा बना होता है कि इस रोड से पहुंचकर वहां पहुंचेंगे, उस रोड से पहुंचकर वहां पहुंचेंगे। तो क्या होता है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है और हम बिना भटके हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और अगर यही चीज नहीं पता है, प्लानिंग नहीं है, तो फिर हो सकता टाइम बहुत ज्यादा लगता है, हमको परेशानी भी होती है, हम वास्तविक लक्ष्य पर पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो शिक्षक के लिए शिक्षण प्रतिमान काहे का कार्य करते हैं? पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल है। शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं शिक्षण प्रतिमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। शिक्षण प्रतिमान से शिक्षक व छात्र दोनों को, अब चूंकि क्लासरूम की परिस्थिति के लिए उपयोगी हैं, तो इनसे शिक्षक व छात्र, किसकी बात चली? शिक्षक व छात्र दोनों को वांछित अनुभव प्राप्त होते हैं। वांछित का मतलब समझिए आप, जो हमें चाहिए, राइट, वो अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। किसको? शिक्षक को भी और छात्र को भी। किससे? शिक्षण प्रतिमानों से। अगला पॉइंट, शिक्षण प्रतिमानों से
छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना आसान हो जाता है। अधिगम का काम क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन, और वो परिवर्तन करने के लिए हमारी मदद कौन कर देता है? शिक्षण के प्रतिमान कर देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, शैक्षिक क्रियाओं एवं वातावरणीय परिस्थितियों के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। कौन? शिक्षण प्रतिमान, यानी शैक्षिक क्रियाओं और वातावरणीय परिस्थितियों के निर्माण की रूपरेखा, प्लानिंग प्रस्तुत कर देते हैं शिक्षण प्रतिमान। पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे आपको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। शिक्षण प्रतिमान के तत्व, फैक्टर्स क्या हैं? किसी भी शिक्षण प्रतिमान के लिए नाम आप याद रखेंगे, जॉयस एवं व्हील ने कुल 6 तत्वों का उल्लेख किया है। 6 तत्व 1 बाई 1 आते हैं, उन तत्वों को मेंशन करते हुए कोई प्रतिमान तैयार किया जाता है। एक प्रतिमान में कितने प्रमुख तत्व होते हैं, ये डायरेक्ट सवाल होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 6 तत्व होते हैं। ठीक है, और इन 6 तत्वों का उल्लेख किसने किया? एक एजुकेशनिस्ट हैं, जॉयस एवं व्हील, इनके द्वारा इनका निर्माण किया गया है। तो पहला है आपका लक्ष्य। अब शिक्षण प्रतिमान में पहली चीज जो क्लियर आती है वो क्या होती है? हमारा गोल होता है, हमारा लक्ष्य, कि हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, बिना लक्ष्य के नहीं। सुबह हम शहर में कहीं घूमने निकले थे, कहीं घूमने निकले थे, इसका मतलब मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जिस स्थान पर पहुंचने की प्लानिंग हम पहले से तैयार करके रखते हैं कि हमको उस जगह पहुंचना है, तो आप देखते होंगे बड़ा आसान हो जाता है। तो पहले क्या है? लक्ष्य है, गोल है। इसके बाद क्या होता है? संरचना अथवा अवस्था, जो हम तैयारी कर रहे हैं इसमें संरचना में क्या होता है? पाठ्य सामग्री या फिर शिक्षण सहायक सामग्री, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो सिंटैक्स ऑफ फेजिंग, संरचना, उसको निर्माण करते हैं, उसका क्या क्या मुझे चाहिए, उसकी अवस्था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पेज पर। तीसरा तत्व है आपका सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। क्यों? क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो भी तैयारी की जा रही है वो समाज के दृष्टिकोण से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिक्रिया सिद्धांत। अब हम जब पढ़ा रहे हैं तो उसका रिएक्शन भी तो हमें पता चलना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, कि जब हम पढ़ाएंगे तो इसकी प्रतिक्रिया क्या क्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सहायक प्रणाली। हमारे पढ़ाने के साथ साथ और क्या क्या सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, टीएलएम के साथ साथ और क्या क्या सपोर्टिंग चीजें हो सकती हैं, लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका लास्ट, उपयोग, एप्लीकेशन। जब हम इतनी सारी चीजें जुटा लेते हैं तब हम क्या करते हैं? उसका शिक्षण में उपयोग करते हैं। तो ये 6 तत्व हैं जो जॉयस एवं व्हील के द्वारा दिए गए हैं, जो किसी शिक्षण प्रतिमान के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर यहां का सवाल बनेगा, शिक्षण प्रतिमान के लिए कितने तत्वों का उल्लेख किया जाता है? 6। डीप सवाल अगर बनेगा, किसने दिए हैं, तो फिर जॉयस एवं व्हील, आप नाम याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं शिक्षण प्रतिमान के प्रकार। राइट, अब शिक्षण प्रतिमानों के कितने प्रकार हैं, क्या क्या वर्गीकरण है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा ये, समझिए इसे। शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। एक शॉर्ट सटीक सा क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, या फिर शिक्षण प्रतिमानों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं। तो आप याद रखेंगे 3 आधार हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे ये। पहला कौन सा है आपका? दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल्स। दूसरा है आपका
मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल्स, और तीसरा है आपका आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक स्वतंत्र विषय नहीं है, यह भी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब मनोविज्ञान के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो मनोविज्ञान का मूल संबंध किससे है? दर्शन से है, फिलॉसफी से है। तो इसलिए सबसे पुराने जो शिक्षण प्रतिमान है वो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। उनके बाद जो डेवलप्ड हुए हैं वो कौन से हैं? आपके मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है। और आज की डेट में जो यूज किए जा रहे हैं वो कौन है? आपके आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है। तो इन तीन आधारों का भी आगे वर्गीकरण है, इनको भी एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए देखते हैं दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान। अब ये किसने दिया है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आप फिर इसे देखें, ये डायरेक्ट सवाल बनते हैं। अब उठाइए रीट की एग्जाम, मैं नाम नहीं लूंगा, रीट की एग्जाम उठाइए, रीट में इतना डीप सवाल जाता है। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो देखेंगे आप, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान इजराइल सेफलर के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? 1964 में दिया गया, 1964 में, राइट। फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इजराइल सेफलर। कब किया गया? 1964, 1964 में से दिया गया। ये सवाल, ये पॉइंट, ये गारंटी है आप पहली बार सुन रहे होंगे इन टीचिंग कोर्स। ठीक है, दूसरा कौन सा था? दूसरा मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान था, साइकोलॉजिकल। इसका प्रतिपादक जॉन पी डेसेसो को माना जाता है। ये नाम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे, जॉन पी डेसेसो, जिन्होंने इस प्रतिमान का प्रतिपादन 1964 में किया। यानी अब देखेंगे तीसरा आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, इसका प्रतिपादन किसने किया? जॉयस एवं व्हील ने किया। ये वही जॉयस एवं व्हील हैं जिन्होंने 6 तत्व का उल्लेख किया है। ठीक है, कब किया है? 1972, 1972 में किया है। अब अपने आप से अंदाजा लगाइए ये पोर्शन सवालों की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, टीचिंग जॉब्स में। तो पहला है दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, इसका प्रतिपादन इजराइल सेफलर ने 1964 में किया है। दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, इसका प्रतिपादन जॉन पी डेसेसो ने 1964 में किया है। और इसको कितने वर्गों में विभाजित किया है? इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये और भी डीप सवाल है। अगर पूछा जाता है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है, राइट। और जो लास्ट थर्ड था आपका आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, इसका प्रतिपादन जॉयस एवं व्हील ने 1974 में किया है। इसको भी 4 परिवारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान को किसी वर्ग, किसी परिवार में विभाजित नहीं किया गया है। और 2 को, मनोवैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को 4 वर्गों अथवा परिवारों में बांटा गया है। नाम आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब समझते हैं दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, इस आधार पर शिक्षण के कुछ प्रतिमान और होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका प्रभाव शिक्षण प्रतिमान। कौन सा? द इंप्रेशन मॉडल ऑफ टीचिंग। डायरेक्ट आप नाम से इसे देख सकते हो, क्लास को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, परफेक्टनेस देने के लिए इस प्रतिमान का प्रयोग किया गया था। दूसरा है आपका सूझ शिक्षण प्रतिमान। ये अंतर्दृष्टि पे टिका हुआ होता है और यही गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत का आधार भी है, सूझ, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। तो दूसरा है आपका शिक्षण प्रतिमान, द इनसाइट मॉडल ऑफ टीचिंग। अपने आप से आप अचानक कोई चीज तैयार कर लेते हो, पढ़ाते पढ़ाते आप सोचते हो यार ये चीज अच्छी होनी चाहिए, तो आप उसका प्रयोग कर लेते हो। और थर्ड है यहां पर
नियम शिक्षण प्रतिमान, द रूल मॉडल ऑफ टीचिंग, राइट। इस पर हम पहले जो नियम हैं टीचिंग के, उनको आधार मानकर कुछ तैयारी करते हैं। ठीक, तीनों क्लियर हैं। अब ये तीनों शिक्षण प्रतिमान किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान की विचारधारा से, या फिर यूं कहिए दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान से जुड़े हुए हैं। दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, जो आप दूसरा आधार पढ़कर आए, उसमें देखेंगे। पहला है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इनके नाम सिर्फ कैटेगरी के लिए पूछे जा सकते हैं, मुझे भरोसा है यहां से डीप सवाल नहीं जाएगा। तो आप मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान में पहला देखेंगे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। दूसरा है आपका कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर वेस्ट एमटी का मतलब मॉडल ऑफ टीचिंग। तीसरा है विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान, स्कूल लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग। और चौथा है आपका अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान। तो आप यहां एक बात याद रखेंगे, जब कभी आपसे पूछा जाता है दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के कितने प्रकार हैं, तब 3। ठीक है, पीछे आप देख चुके हैं। और अगर यहां प्रश्न पूछा जाएगा कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान के कितने प्रकार हैं, तो फिर 4 नंबर आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीसरा है आपका आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, जो किसके द्वारा दिया गया था? जॉयस एवं व्हील के द्वारा। इसमें पहला है आपका सामाजिक परिवार। सामाजिक परिवार, सोशल, यानी एक समाज जो एक परिवार की तरह ट्रीट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब यहां से जुड़े हुए जितने अधिगम के सिद्धांत हैं समाज को आधार मानकर बनाए गए हैं। तो आप देखेंगे बेंडूरा का, या फिर वाइगोत्स्की का, या फिर कोहलबर्ग का भी समाज से ही जुड़ा हुआ है, नैतिक। दूसरा आपका सूचना प्रक्रिया परिवार है, द इंफॉर्मेशन प्रोसेस फैमिली। बताया था आपको आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के 4 परिवार हैं। पहला है आपका सामाजिक परिवार, दूसरा है आपका सूचना प्रक्रिया परिवार, तीसरा है व्यक्तिगत परिवार, द पर्सनल फैमिली। आप घर में भी तो बच्चों को सिखाते हैं, कुछ अच्छी बात है। चौथा और इसका लास्ट है आपका व्यवहारिक व्यवस्था परिवार। ठीक है, अब हम एक दूसरे से बिहेव कैसे करते, तो द बिहेवियरल सिस्टम ऑफ फैमिली, राइट। एक दूसरे से जो बातचीत करने का तरीका होता, वो भी एक मॉडल पर भी तैयार है, जिसे आधुनिक शिक्षण मॉडल कहते हैं, मॉडर्न टीचिंग मॉडल कहते हैं, उससे संबंधित ये होता है। तो तीनों के पॉइंट क्लियर हुए होंगे। दार्शनिक के 3 प्रकार हैं, मनोवैज्ञानिक के 4 प्रकार हैं, और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान भी 4 प्रकार से बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब समझते हैं एग्जाम के आधारित और महत्वपूर्ण प्रश्न। मुख्य रूप से उपयोगी शिक्षण प्रतिमान जो बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। सबसे पहला इसमें है पूछताछ शिक्षण प्रतिमान, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये डायरेक्ट सवाल आता है कि पूछताछ शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादक कौन है, ये डायरेक्ट सवाल आएगा। तो एनकैरी टीचिंग मॉडल किसने दिया है? इसका प्रतिपादन रिचर्ड सकमैन, किसके द्वारा दिया गया? रिचर्ड सकमैन के द्वारा 1966 में दिया गया। ठीक है, 1966 में दिया गया। ये पॉइंट याद रखेंगे आप। पूछताछ शिक्षण प्रतिमान, इसमें केवल इंफॉर्मेशन होती है, बच्चों से हम ओरली पूछताछ करते हैं। ये मॉडल किसने दिया है? रिचर्ड सकमैन ने दिया है 1966 में। इंटरव्यू आधारित कह सकते हो आप इसे। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। कौन सा? पूछताछ शिक्षण प्रतिमान वैज्ञानिक विधि पर आधारित होता है, जो छात्रों को विद्वतापूर्ण पूछताछ करने के लिए प्रशिक्षित करता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य होता है डायरेक्ट ये विद्वता से संबंधित होता है, छात्रों की विद्वता स्तर से संबंधित होता है। ये छात्र पूछताछ के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और अनुशासित भी होते हैं। ये उन्हें सिखाया जाता है कि आप एक
इंटेलिजेंट सवाल कैसे पूछोगे, राइट, कैसे वो चीज करोगे आप। इस प्रतिमान में शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक एक पॉइंट, एक एक सवाल है यहां पर। पूछताछ शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक की भूमिका होती है, तो आप देखेंगे सक्रिय, छात्र की भूमिका सक्रिय, दोनों सक्रिय हैं। क्यों? जब छात्र पूछेगा तो शिक्षक क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका विकास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए किया जाता है। अब डायरेक्ट सवाल होगा, भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए किस शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे पूछताछ शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रतिपादन किसने किया है, रिचर्ड सकमैन ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस प्रतिमान के बाद दूसरा प्रतिमान है आपका निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल। इसे क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल। निष्पत्ति प्रत्यय का मतलब क्या हुआ, जो चीज हम अचीव कर रहे हैं, जो हमने सीखी है, उसका आउटपुट। ठीक है, इस प्रतिमान का प्रतिपादन 1956 में जेरोम ब्रूनर, अब आप देखेंगे ब्रूनर का नाम आपने बहुत सुना होगा, ब्रूनर के द्वारा कौन सा शिक्षण प्रतिमान दिया गया है, निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, इनका सहयोग किसने किसने किया है, जैकलिन गुडनाउ एवं जॉर्ज ए ऑस्टिन। ये तीन नाम आ सकते हैं, लेकिन हां आप अगर पिछले पेपर देखेंगे तो केवल और केवल ब्रूनर का नाम पूछा गया, यही बहुत महत्वपूर्ण है, बस ब्रूनर का नाम पूछा जाता। अगर और दो पूछेंगे भाई कितने अंदर तक जा सकते हैं, तो दो और हो सकते, जैकलिन गुडनाउ और जॉर्ज ए ऑस्टिन। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रतिमान के महत्वपूर्ण बिंदु। इस प्रतिमान के अध्ययन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में चिंतन की क्षमता होती है। यह बात कौन कह रहा है, निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कौन सी क्षमता होती है, थिंकिंग की क्षमता होती है, चिंतन। क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञानवाद भी यही कहता है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा तय किया गया, ब्रूनर के द्वारा तय किया गया निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान में, कि प्रत्येक व्यक्ति में चिंतन की क्षमता होती है, जिसके द्वारा वह अपने चारों ओर वातावरण की जटिलताओं को समझकर उसके विभिन्न तत्वों का वर्गीकरण करके तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, चिंतन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, इस प्रतिमान के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण। इस प्रतिमान के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण अधिकतर विश्लेषण से संश्लेषण, देख लीजिए आप, अथवा सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र पर आधारित होता है। कौन से सूत्र लगते हैं, एक तो विश्लेषण से संश्लेषण और दूसरा कौन सा है, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, अगला पॉइंट है विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों। ये डायरेक्ट सवाल है सारे के सारे, विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का शिक्षण इस प्रतिमान के द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला है आपका तीसरा, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। ठीक है, फिर उसी तरीके से इस प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड पॉल आशुबेल। अब यहां पर केवल आशुबेल पूछा जाता है, आशुबेल ने कौन सा शिक्षण का प्रतिमान दिया है, तो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। देखो पुराने पेपर कितनी बार ये पूछा गया सवाल, राइट। अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड पॉल आशुबेल, आशुबेल इनका नाम है शॉर्ट में,
पूरा नाम है डेविड पॉल आसुबेल। इस शिक्षण प्रतिमान का आधार शाब्दिक अधिगम क्या है? वर्बल लर्निंग है, और यह सूचना प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये डायरेक्ट सवाल होगा, किस सिद्धांत पर आधारित है? सूचना प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षक की भूमिका इसमें मुख्य होती है, छात्र की भूमिका गौण होती है। ठीक है, शिक्षक ज्यादा एक्टिव होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रतिमान की संरचना की 3 अवस्थाएं हैं। प्रतिमान की संरचना की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली है आपका अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, अग्रिम संगठन। ठीक है, दूसरा है आपका अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, और तीसरा है ज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ बनाना। समझते हैं, अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण यानी जो हमने पढ़ाने का मटेरियल तैयार किया है वो है अग्रिम, पहले पाठ पढ़ाने से पहले। अब दूसरा क्या होता? मध्य की स्थिति, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण जो हम पढ़ा रहे हैं, और तीसरा क्या है? ज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ बनाना। ये कह सकते हो जब हम अधिगम कर चुके होते हैं तब की स्थिति को भी प्रश्नों के द्वारा सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रतिमान की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। इस प्रतिमान के अंतर्गत मूल्यांकन अनुदेशन के आधार पर मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार का होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मूल्यांकन किस आधार पर होता है? लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस शिक्षण प्रतिमान के द्वारा एक और खास बात है कि यह अमूर्त, मूर्त और अमूर्त समझ पा रहे हो आप? अमूर्त, मूर्त आपका कॉन्क्रीट होता है और अमूर्त अगला सेशन इसका है महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितना आज का लेक्चर हमने पढ़ा है ये पूरा टॉपिक नहीं हुआ है, ये पहला पार्ट था शिक्षण प्रतिमान का। इसका एक दूसरा पार्ट भी बनाएंगे जिसमें और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण प्रतिमानों का वर्णन किया जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आपने पिछला कितना याद किया है उस आधार पर आप आंसर करें। मेरे आंसर करने के बाद आप आंसर ना करें, अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो मैं समझ लूंगा कि आपने पिछला पढ़ा हुआ सीखा नहीं है। तो अगर आप सीख कर आए हैं तो पढ़कर ही जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन डैश के विकास की देन है। ये इसी चैप्टर से उठाया गया प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन सी व्यवहार मनोविज्ञान, ऑप्शन डी समाज मनोविज्ञान। गैस करिए आप आंसर को। अधिगम सिद्धांतों के प्रतिपादन, अधिगम सिद्धांतों के का प्रतिपादन डैश के विकास की देन है। तो अधिगम सिद्धांत आप जानते होंगे लर्निंग से जुड़े हुए हैं। बी इज राइट आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की देन है। राइट, सबसे अग्रणी भूमिका किसकी मानी जाती है? थॉर्नडाइक की मानी जाती है, ईएल थॉर्नडाइक। क्लियर हुआ? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण प्रतिमान का एक प्रकार नहीं है। कितना याद रहा आपका? शिक्षण प्रतिमान का एक प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? 3 है, एक नहीं है। तो पहला है आपका दार्शनिक, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है आपका व्यवहारिक, और डी ऑप्शन है आपका आधुनिक। आप सोचकर आंसर करें। शिक्षण प्रतिमान का एक प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है?
दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और आधुनिक। वेरी गुड, सी इज राइट आंसर। 3 है, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और आधुनिक। व्यवहारिक शिक्षण प्रतिमान नहीं दिया गया है। राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण प्रतिमान के तत्वों का उल्लेख किया है। शिक्षण प्रतिमान के तत्वों का उल्लेख किया है। किसने तत्वों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए सेफलर, इजराइल सेफलर। बी ऑप्शन है जॉइस एवं व्हील। सी ऑप्शन है जॉन पी डेसेसो। डी ऑप्शन है जीन पियाजे। गैस करिए। ऑप्शन ए सेफलर, ऑप्शन बी जॉइस एवं व्हील, ऑप्शन सी जॉन पी डेसेसो, डी जीन पियाजे। वेरी गुड, बी इज राइट आंसर, जॉइस एवं व्हील। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान के तत्वों का उल्लेख जॉइस एवं व्हील के द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण के पूछताछ प्रतिमान का प्रतिपादन किया। शिक्षण के पूछताछ प्रतिमान, आपने पहला ही पढ़ा है। पूछताछ प्रतिमान का प्रतिपादन किया रिचर्ड सकमैन, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, जॉर्ज ऑस्टिन। वेरी गुड, ए इज राइट आंसर, रिचर्ड सकमैन। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए किस शिक्षण प्रतिमान का विकास किया गया? भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए किस शिक्षण प्रतिमान का विकास किया गया है? ऑप्शन ए निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन बी विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन सी सामाजिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन डी पूछताछ शिक्षण प्रतिमान। राइट, डी इज राइट आंसर, पूछताछ शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण मुख्यतः आधारित है। प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण, अब देखेंगे जो हमको सूचनाएं प्राप्त हो रही थी उनका विश्लेषण मुख्यतः किस पर आधारित होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इनमें से कोई नहीं। अगर आप भूले नहीं होंगे तो आपको याद होगा, ऑप्शन ए है विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी है आपका संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सी है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। वेरी गुड, सी इज राइट आंसर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों के शिक्षण के लिए किसने अपना शिक्षण प्रतिमान दिया? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी सकमैन, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी बेंजामिन कॉक्स। आंसर करिए आप। चलिए इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, डिस्कशन करें आप, पीछे जाकर वीडियो चेक करें। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूंगा, और अगर आप इसको समझ पाए होंगे तो आप पोल में जाकर पोल करें। राइट, ये क्वेश्चन आपको पोल में इंडिकेट करूंगा। ठीक है, पढ़कर आंसर करिए आप इसको, देखते हैं कितना आप पढ़ते हैं। ठीक है, कितना पढ़कर समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आपकी स्क्रीन पर है, किसी भी शिक्षण प्रतिमान के लिए
कुल कितने तत्वों का उल्लेख किया गया है? बहुत आसान सा सवाल है ये। किसी भी शिक्षण प्रतिमान के लिए कितने तत्वों का उल्लेख किया गया है? अब प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में कुछ तत्व होते हैं जिनकी संख्या पूछी जा रही है, राइट? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। वेरी गुड, 6 इज राइट आंसर। 6 तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। अग्रिम, मुझे लगता है ये सारे प्रश्न मुझे पोल पर डालने चाहिए, ये समझने के लिए कि आपने कितना पढ़ा है, राइट? आप लोग इसका आंसर खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको फेसबुक पेज पर मिलेगा, आप वहां जाकर इसको आंसर करें, राइट? या तो ये आपको पोल पर भी मिल सकता है या फिर आपको फेसबुक पेज पर थिंक साइकोलॉजिकली के नाम से वहां पर मिलेगा। आप अपने साथियों से भी इस सवाल को पूछिए, राइट? इस चैप्टर में जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं आप अपने मित्रों से पूछ सकते हैं, और ये तय करो कि क्या वाकई में ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इससे पहले आपने सुना, सीखा, समझा। नहीं समझा तो इस वजह से जो आपके कुछ परसेंट क्वेश्चन रह जाते हैं, आई होप इस बार नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप अपने आप से करेंगे। अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? होमवर्क की तरह आप इसे करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। समस्या समाधान तथा अधिगम स्थानांतरण के क्षेत्र में किस शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है? ऑप्शन ए अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन बी निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन सी पूछताछ शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन डी विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। समस्या समाधान तथा अधिगम स्थानांतरण, आपको पढ़कर भी लगता होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है ये। समस्या समाधान तथा अधिगम स्थानांतरण के क्षेत्र में किस शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है? ऑप्शन ए अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन बी निष्पत्ति प्रत्यय शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन सी पूछताछ शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन डी विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान। वेरी गुड, ए इज राइट आंसर, राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए आज का सेशन कैसा लगा आपको? अपने कमेंट मुझे दीजिए। क्या वाकई में एक शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपने पढ़ा? आप अपने कमेंट मुझे करिए। चलिए, शिक्षण प्रतिमान का ये पहला पार्ट था जिसमें मैंने आधा पार्ट आपको कवर करके दिया है, और बहुत जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट भी आपके बीच में होगा, ठीक है? लेकिन आज के लेक्चर के बाद कल का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही अद्भुत लेक्चर होगा, राइट? मैं आप सबके लिए एक तीसरा प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं कल के वीडियो में, जिसे आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, राइट? आप जितने भी व्यूअर्स आज का वीडियो देख रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे कल के प्रैक्टिस सेट में अपनी प्रेजेंस जरूर दें, राइट? और ये तय करें, देखें कि आपने कितना स्कोर किया है ईमानदारी के साथ। अपने कमेंट से मुझे बताइए। ये मेरा अपना मानना है कि मैं एक एक चीज आपको सिलेक्टेड दे रहा हूं, नए तरीके से दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, राइट? तो आप अपनी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। कल का लेक्चर फिर से एक मॉडल पेपर के साथ होगा, प्रैक्टिस पेपर के साथ होगा, जिसको हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, राइट? आज के लेक्चर के लिए थैंक यू।
आप अपने मित्रों को शेयर करिए मेरे चैनल को, और अपने कमेंट्स और लाइक्स मुझे देते रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल पूरी तैयारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।